बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स आवर 13th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्पैनिंग सेट और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट और फिर जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने इन दोनों को लेके बेसिस पे बात की थी और आज भी हम बेसिस को लेके ही जाएंगे आगे और बात करेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स की। तो जैसे कि होमोजीनियस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी भी हमने बात की थी कि होमोजीनियस सिस्टम अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस सिस्टम है ax इज़ इक्वल टू 0 तो जिसमें कि a जो है ये m/n मैट्रिक्स है, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो होमोजीनियस सिस्टम है ये इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो सेट बनता है वो एक सब स्पेस बनती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो वेक्टर स्पेस भी होगी और ये सब स्पेस है Rn की। तो अगर ये सब स्पेस बनती है तो फिर हम इसकी बेसिस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम पहले यही काम करेंगे कि इसकी जो होमोजीनियस सिस्टम की जो सॉल्यूशन स्पेस है या नल स्पेस है उसकी बेसिस पे बात करेंगे। यहाँ पर एक प्रोसीजर डिफाइन कर दिया गया है, द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 और द नल स्पेस ऑफ a वेयर a इज m/n मैट्रिक्स। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टेप 1 इज सॉल्व द गिवन होमोजीनियस सिस्टम बाय गॉस-जॉर्डन रिडक्शन मेथड। If the solution contains no arbitrary constant, then the solution space is 0, which has no basis. The dimension of solution space is 0. ठीक है, पहले स्टेप में तो जो होमोजीनियस सिस्टम है अगर तो उसके सोल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता तो हमारी जो सोल्यूशन स्पेस है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर होगा या ज़ीरो सोल्यूशन होगा या जिसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कह देते हैं, विच हैज़ नो बेसिस। अब अगर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो उसकी कोई बेसिस नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो सोल्यूशन स्पेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर है या एक सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं स्टेप 2। इफ द सोल्यूशन x कंटेन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स राइट x एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स x1 x2 अप टू xp विद s1 s2 अप टू sp एज कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम जो सोल्यूशन है x उसको लिख लेंगे कि अगर उसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं s1 है s2 है तो हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख देंगे और जो सोल्यूशन है x1 फॉर एग्जांपल या x2 सोल्यूशन है उनको सेपरेट लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं स्टेप 3 पे। द सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 एंड अप टू xp is a basis for the solution space of ax is equal to 0. The dimension of the solution space is p. ठीक है, जो हमारे पास अब यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को बाहर रख के जो वेक्टर्स बने हैं जैसे x1 x2 और xp तक यहाँ पर p वेक्टर्स हैं, तो इसका जो सेट होगा वो बेसिस होगा फॉर द सॉल्यूशन स्पेस या फिर नल स्पेस के लिए जो है ये इनको हम कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये बेसिस बना रहे हैं, यानी ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और स्पैन भी कर रहे हैं सॉल्यूशन स्पेस को या नल स्पेस को। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशन होगी देख लेंगे हम, जितने वेक्टर्स हैं इसके अंदर x1 x2 अप टू xp p वेक्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी डायमेंशन जो है वो सॉल्यूशन स्पेस की वो p होगी, क्योंकि हमें पता है बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होते हैं वो नंबर ऑफ वेक्टर जो है वो उस स्पेस की डायमेंशन होती है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं एग्जांपल पे और ये एग्जांपल है होमोजीनियस सिस्टम की। ठीक है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड अ बेसिस फॉर एंड द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम।
तो इस जो होमोजीनियस सिस्टम गिवन है इसके लिए हमें बेसिस और डायमेंशन चाहिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी एक टेक्निक बता चुके हैं। मैंने अभी 3 स्टेप्स बताए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड यूज़ करके रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पहली रो है ये नॉन ज़ीरो है, दूसरी नॉन ज़ीरो है, तीसरी नॉन ज़ीरो है, लेकिन इसके बाद वाली रोज सारी ज़ीरो है। तो फर्स्ट रो से अगर हम देखें तो जिस तरह हम सोल्यूशन बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो भी अननोन्स हैं, अगर हम कहें कि ये A1, A2, A3, A4 और A5 है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं A1 प्लस A1 प्लस 2A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 0। तो A1 के अंदर A3 और A5 दो जो हैं दोनों पे डिपेंडेंट है A1। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में A2 प्लस 2A3 माइनस A5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी A3 और A5 अपीयर हो रहे हैं A2 के अंदर भी। और लास्ट इक्वेशन जो होगी हमारी वो A4 के साथ है, A4 प्लस 2A5 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर कि A1, A2 और A3 तीनों जो है वो डिपेंड कर रहे हैं A5 पर, सारे डिपेंड कर रहे हैं। और A1 जो है वो A1 और A2 A3 पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम A3 को यहाँ पे ले लेते हैं S और A5 को ले लेते हैं T, तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2S प्लस T इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू माइनस 2S माइनस T। ठीक है, तो ये पहली जो हमारा पहला वेरिएबल है A1, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 2S माइनस T। ठीक है, इसी तरह जब हम दूसरी इक्वेशन से लिखते हैं उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A5 की जगह पर T और A3 की जगह पर S रखने से हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाती है माइनस 2S प्लस T, जिसको हमने यहाँ पर A2 की जगह पे लिख दिया। इसी तरह से A3 विल बी इक्वल टू माइनस 2T, सॉरी A3 नहीं A4 है ये। तो हम A3 की जगह पर, क्योंकि हमने A3 को S ले लिया है, तो A4 की जगह पर माइनस 2T लिख लेते हैं। और इसी तरह से A5 को हमने T लिया है, तो A5 की जगह पर यहाँ T आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें दो नज़र आ रहे हैं, एक S है और एक T है। तो अगर हम S और T को कॉमन ले लें, स्टेप 2 में हम जाके क्या करते हैं, S को बाहर रख दिया और इसी तरह से T को भी बाहर रख दिया। तो S कॉमन लेने से हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो क्या आता है, -2 1 0 0। और प्लस T कॉमन लेने से 1 1 0 -2 1। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये S के साथ जो प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है यहाँ वेक्टर, ये x1 है, और T के साथ प्रोडक्ट में जो पड़ा है ये x2 है। तो हमारा सोल्यूशन x विल बी इक्वल टू S x1 प्लस T x2। तो इस तरह से हमारे पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस बन रहे हैं इस सोल्यूशन के अंदर, -2 1 0 0 और -1 1 0 -2 1। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है ये बेसिस बना रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ स्टेप 3 में कह सकते हैं कि x1 x2 इज अ बेसिस फॉर W, यानी इस तरीके से जो हम अपना सोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, इस सोल्यूशन में जो भी वेक्टर्स आते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और वो जो नल स्पेस है उसको जनरेट भी करे, यानी स्पैनिंग सेट भी है ये। ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये बेसिस है W के लिए। और क्योंकि इस बेसिस के अंदर दो वेक्टर्स है x1 और x2, इसलिए हम कहेंगे कि इस नल स्पेस की डायमेंशन जो है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। इसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम है कि होमोजीनियस सिस्टम है और हमने क्या करना है, फाइंड करना है बेसिस। तो बेसिस इज जस्ट टू फाइंड द गिवन मैट्रिक्स A इन रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म, और उसके बाद वहाँ से
आइडेंटिफाई करना कि कितने वेक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और उनको आइडेंटिफाई करना, और नंबर ऑफ वेक्टर्स देख लेंगे तो हमें डायमेंशन भी पता चल जाएगी। तो ये वेक्टर ए है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम ये है कि यहाँ पे उसने होमोजीनियस सिस्टम में बजाय ए के लैम्डा i3 माइनस ए लिखा हुआ है। तो हम लैम्डा i3 माइनस ए को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो लैम्डा i3 का i3 मीन्स के 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लैम्डा को पहले उसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, ओके यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है वो -2 ऑलरेडी गिवन है, तो हम लैम्डा की जगह -2 रखेंगे और साथ i मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से ये a मैट्रिक्स। तो अब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये 1 0 1 -2 -3 0 और 0 0 0 आता है। ठीक है, अब इसको लेके इसको एज a कंसिडर करते हुए इसको हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं डॉटेड लाइन के साथ 0, और फिर इसको रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में लेके जाते हैं। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 1 -2/3 0 एंड 0 0 0 0। तो आखिरी रो 0 है, और पहली रो में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अननोन्स हैं x1 सॉरी a1 इज a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। तो a1 विल बी इन टर्म्स ऑफ a3, तो a3 को अगर हम s ले लेते हैं तो a1 विल बी इक्वल टू -s। ये यहाँ पर -s रख दिया हमने। इसी तरह से a2 दूसरी जो रो है उससे क्या बनेगा, a2 -2/3 a3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी a3 पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर भी हम इस a3 की जगह s लगा दें अगर, तो a2 विल बी इक्वल टू 2/3 s। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू ये आ जाती है, और a3 ऑलरेडी हमने जो हमने सेट किया कि s के बराबर है, तो हमने a3 की जगह s लिख दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट s नज़र आ रहा है, जो कि पिछले केस में t भी था। तो यहाँ पर जो s को अगर हम बाहर लिख देते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो होमोजीनियस सिस्टम के जो सोल्यूशन स्पेस है उस के लिए जो बेसिस वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एक ही है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और इसके साथ ये स्पैनिंग सेट भी होगा नल स्पेस के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल 3 पे आते हैं। ये भी तकरीबन वैसा ही प्रॉब्लम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बात सिर्फ इसमें लैम्डा इज नॉट नोन, जो कि प्रीवियसली हमें उसका पता था। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सॉल्व दिस विद सम अननोन लैम्डा। सो find all real numbers lambda such that homogeneous system lambda i2 minus a x is equal to 0 has a non-trivial solution। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमने जो पिछले प्रॉब्लम में किया, तो इसमें भी ये भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन था, बल्कि इससे जो पिछला प्रॉब्लम हमने किया वो भी एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन था, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, s और t पर डिपेंडेंट हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू 0 0 नहीं है, ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है, ना तो एग्जांपल 2 में और ना ही एग्जांपल 1 में। तो हम अब देखते हैं कि अब हमारा जो सोल्यूशन आता है हमने यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि स्पेसिफिकली नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही हमें फाइंड करना है फॉर ऑल रियल नंबर्स लैम्डा। ठीक है, तो A मैट्रिक्स इज गिवन 1 5 3 -1 एंड वी फॉर्म लैम्डा i2 माइनस a। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके ये लैम्डा की फॉर्म में एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया। द होमोजीनियस सिस्टम लैम्डा i2 माइनस a x इज इक्वल टू 0 इज देन लैम्डा -1 -3 -5 लैम्डा +1। सो a जो है अब हमारे पास ये है a x इज इक्वल टू 0। a की जगह पर हमारा अब ये मैट्रिक्स जनरेट हो गया। ठीक है, अब वी नो कि होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 रख लें, यानी इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रख लें। और 0 रखने से क्या होगा
कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा -1 विल बी मल्टीप्लाइड विद लैम्डा +1 and then -15 that is equal to 0. So we can write lambda square -16 और फिर इसको सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू लिख लेते हैं -4 and +4. दो वैल्यूज़ यहाँ से लैम्डा की आ जाती हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा जो है लैम्डा की इन वैल्यूज़ के लिए, ठीक है. Now come on relationship between non-homogeneous linear system and homogeneous system. तो this is very important कि जो non-homogeneous linear system है और homogeneous linear system है, as we all know कि homogeneous system जो है वो अगर AX is equal to 0 लिखा है और A जो है हमारा मैट्रिक्स वो m/n ऑर्डर का है, तो जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है होमोजीनियस सिस्टम का, हमने ऑलरेडी भी कहा कि वो एक सब स्पेस है Rn की. लेकिन जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है Ax इज इक्वल टू B वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ Rn. तो वो सब स्पेस नहीं है, इट मीन्स वेक्टर स्पेस नहीं है. तो अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो फिर हम उसकी बेसिस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते. एग्जाम्पल 4 पे आते हैं. अब हमारा सिस्टम जो है ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि राइट साइड पर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है. नाउ हियर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू दिस लीनियर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म. ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हमारे पास वही टेक्निक है सॉल्यूशन निकालने के लिए. राइट साइड पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के 2 4 6 आ जाएगा और हम फिर इसको रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में लेकर जाएंगे. ले जाने के बाद हम वहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन x है वो 2 - 2r + 3s है, r है और s है. तो इसको हम फर्दर फिर ओपन करके r को सेपरेट, s को सेपरेट, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है जैसे 2 है इस कॉलम वेक्टर में 2 0 0, तो एक वेक्टर 2 0 0 हमने लिख लिया है, प्लस r कॉमन लेके -2 +1 और 0 ये एक वेक्टर और आ जाएगा, और प्लस s के साथ देखेंगे कौन से वेक्टर बन सकता है. s कॉमन लेने से 3 0 और 1 ये वेक्टर आता है. तो इस तरह यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है वो उसके अंदर 3 वेक्टर्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि r और s के साथ जो एक 2 वेक्टर्स के साथ जो सोल्यूशन बनता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये होमोजीनियस सिस्टम का जो होमोजीनियस सिस्टम के लिए सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है. और इस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के अंदर हमें 2 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, -2 1 और 0 3 0 1. तो ये दोनों वेक्टर्स मिलके बेसिस बना रहे हैं नल स्पेस की. अब ये जो पार्ट 2 0 0 है ये क्या है, ठीक है. अब ये जो पार्ट है हमारा 2 0 0, ये पार्ट जो है इसका ताल्लुक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से है, यानी इक्वेशन में जो राइट साइड है उसके साथ रिलेट करता है, और इसको कहते हैं दिस इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XP से. XP मीन्स के दिस इज द एसोसिएटेड सोल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस पार्ट, और ये जो HXH मीन्स के होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन है वो इस तरह का होगा. तो इस तरह के हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि नॉन होमोजीनियस के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उसके सोल्यूशन में हम होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन सेपरेट और नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन सेपरेट ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है उसको हमेशा हम XP से रिप्रेजेंट करते हैं, विच वी कैन फर्दर से पर्टिकुलर सोल्यूशन रिलेटेड विद द नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम, ठीक है. और यहाँ पर इसने एक्सप्लेन भी किया है कि AX = 0 जो सोल्यूशन, इसकी जो सोल्यूशन स्पेस बनती है उसको π1 से रिप्रेजेंट किया है. तो ये पूरी एक स्पेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे शेडेड एरिया, और π2 इज़ द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू AX = B, यानी नॉन होमोजीनियस जो हमारा प्रॉब्लम है उसके सारे सॉल्यूशंस हैं वो π2 हैं. तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक स्पेस नज़र आ रही है, ये बिल्कुल डिफरेंट एक स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है. स्पेस तो हम नहीं कहेंगे नॉन होमोजीनियस के केस में क्योंकि वो स्पेस नहीं बना रही, लेकिन
सेट ऑफ सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं। तो पाई 1 इज द नल स्पेस एंड पाई 2 इज द सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू ax इज इक्वल टू b। राइट, आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 4.7 है, यू कैन अटेम्प्ट एज आई टोल्ड यू कि कम से कम 10 क्वेश्चंस आपने एज असाइनमेंट इसमें से अटेम्प्ट करने, एनी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा आएंगे। ओके बेटा।